और दोस्तों हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे मैं जो भी बिहार के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, एईडीओ का एग्ज़ाम हो, जो एक एसआई की वैकेंसी आ गई है, चाहे यूपी पीसीएस के कोई एग्ज़ाम हो, एमपी पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीएस पूछा जाता है, तो उन्हीं को लेके हम टारगेटेड टू द पॉइंट क्लासेस बना रहे थे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होती है वो आपको अच्छे से बताया, उसको 29-30 क्लास पढ़ाई और उसका पीडीएफ दिया टू द पॉइंट तरीके से, जिससे आपको बस याद हो और फैक्चुअल रूप से और एग्जाम में वो काम आए। 71 का जब एग्जाम हुआ बीपीएससी का, तो उसमें आपने उसका यूज़ देखा, कितना ज़्यादा उससे सवाल आए थे। और बिहार का करंट अफेयर पढ़ाया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, पीवाईक्यू पढ़ाए, उन सब से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये स्टेप उठाया कि सारा का सारा जीएस एक बार अच्छे तरीके से कवर करवा देता हूँ। तो उसी की सीरीज में मैंने बायोलॉजी शुरू किया और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया। बायोलॉजी की क्लास शाम को करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री सुबह कर देता हूँ। तो हमने बायोलॉजी में जो 4 क्लासेस पढ़ ली, उसमें बहुत सारे जो हमने जो सेल होती है, सेल के ऑर्गेनेली होते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ लिया है सब कुछ। पीछे की वीडियो में आपने जाके देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इस चैनल पे पढ़ाई जा चुकी हैं। उसमें 2 सेल ऑर्गेनेली बचते थे, 2 कोशिकांग बचते थे, उन्हीं को अगर कवर कर लें तो हमारे ये कोशिका वाला चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, हमने बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे जो प्लास्टिड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया था कि कोशिका को मैंने 3 भाग में बाँट के समझाता है। एक कोशिका उसको समझा था जिसमें कोई आवरण नहीं होता है, एक कोशिका वो समझी जिनमें आवरण होता है, एक बाह्य परत समझी, दूसरा ये समझा कि केंद्र के अंदर अगर वो कोशिका है इस तरीके की, तो उसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है और उस गोलाकार संरचना के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है। उसी गोलाकार संरचना जो ये मतलब कोशिका के अंदर जो गोलाकार संरचना है, इसको इसको हम केंद्रक कह देते हैं। और इसके अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कह देते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, इसकी खोज वगैरह किसने की, ये सब मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है? तो वही समझने वाले हैं। देखो, तो हम यहाँ पे जो ये कोशिका की संरचना में जो केंद्रक की संरचना है, उसी का ये फोटो है। देखो, ये जो फोटो बना हुआ है केंद्रक का मतलब फोटो है, और इसके अंदर एक छोटी सी गोलाकार संरचना और पाई जाती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। और यहाँ पे जो संरचना इस तरीके की गोल गोल संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं केंद्रिका छिद्र। और इस केंद्रक के अंदर जो बहुत सारा लिक्विड पदार्थ भरा होता है, प्लाज्मा टाइप का, तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर जो झिल्ली है, ये 2 आवरण युक्त होती है। तो केंद्रक की झिल्ली 2 आवरण युक्त होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें झिल्ली में जो बाहरी परत होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें 2 आवरण होते हैं। और इसी केंद्रक में जो इस तरह की कुंडलित जैसी संरचना है, इसको बोल देते हैं क्रोमैटिन जालिका। इसी किसमें पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। और ये क्रोमैटिन जालिका है, वो किससे बनी होती है? ये डीएनए से बनी होती है और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनी होती है। और यहीं से फिर हमारा कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर का शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। तो ये आपने समझा। अब देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें, मतलब कि है क्या? ये केंद्रक जो है हमारी जो कोशिका है, उसमें काम क्या करता है? तो ये केंद्रक जो काम करता है, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। तो अगर पूरी बॉडी को अगर रेगुलेट करेगा, पूरी कोशिका को रेगुलेट करेगा, तो इसको बोल देंगे कि ये तो डायरेक्टर है भाई। कोशिका का जो नियंत्रक इकाई, गवर्निंग बॉडी है ना, वो है ये कौन? केंद्रक। तो आप केंद्रक को क्या कहेंगे कि केंद्रक हमारी कोशिका को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको कोशिका का नियंत्रक, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का दिमाग, डायरेक्टर, कोशिका की स्वनियंत्रित इकाई, सेल्फ रेगुलेटरी और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल, ये बोल देते हैं किसको? केंद्रक को। तो ये आपको दिमाग में सारा चीजें रखना है कि केंद्रक के विषय में आपने सारी जानकारी ले ली। इसकी खोज किसने की? नाम है उनका रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सब कुछ आपने केंद्रक का रोल समझ लिया, उसकी खोज किसने की, उसको कहते क्या है, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जालिका, सारा कुछ आपने समझ लिया। केंद्रक से जो सवाल बनते हैं यहीं से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार ये जो संरचना है ना, उसको बोलते हैं केंद्रिका। अब केंद्रिका जो है उसके विषय में जानते हैं। केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस होती है, इसकी खोज किसने की? फोंटेना ने, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडी केंद्रक के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचना है। इसका काम क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, सेल्फ रेगुलेटरी और कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल होता है, कोशिका की स्वनियंत्रित इकाई होती है। लेकिन ये केंद्रिका क्या काम करती है भाई? तो केंद्रिका क्या काम करती है? ये राइबोसोम का निर्माण करती है। और यही राइबोसोम जो होता है, आरएनए या आरएनए, केंद्रिका के अंदर आरएनए भी पाया जाता है। तो यही आरएनए के से राइबोसोम का निर्माण होता है
और यही राइबोसोम फिर आगे चल के प्रोटीन का निर्माण हमारे लिए करता है और ये झिल्ली रहित संरचना होती है। तो केंद्रिका हमारी जो न्यूक्लियोलस होती है ये काम करती है। तो आपको इधर दिमाग में रखना, आरएनए की फॉर्मेशन किससे जुड़ी है, तो आप बताएंगे केंद्रिका से जुड़ी है। और आप बताएंगे कि राइबोसोम की फॉर्मेशन किससे जुड़ी है, तो आप बताएंगे केंद्रिका से जुड़ी है। प्रोटीन संश्लेषण का किससे जुड़ा है, राइबोसोम से, और जो इनडायरेक्ट रूप से जो है केंद्रिका से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके दिमाग में रखना है। अच्छा, क्रोमैटिन, यहाँ जो शब्द आया क्रोमैटिन नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे कि फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। तो देखो सारे कोशिकांग जो होते हैं ना हमने पढ़ लिया। अब देखो कोशिका का स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ और आप समझ जाएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और कोशिका में कौन कौन से अंग जो है पाए जाते हैं। ये पूरा कोशिका का ढांचा है। देखो ये पूरा का पूरा कोशिका का ढांचा। अब इसी में अगर ऐसे एक परत और लगा दो तो वो बन जाती है प्लांट की कोशिका, जिसमें इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, प्लास्टिड वगैरह भी इसमें पाया जाता है। तो ये कोशिका का पूरा ढांचा है। देखो इस तरीके की ये संरचना लाइसोसोम कहलाती है। यहाँ पे इस तरीके की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव्य है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। ये जो ये पूरा गोला है इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये उसके अंदर गोलाकार छोटी संरचना है उसको न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, केंद्रिका बोल देते हैं। ये अगर पहली जो ये प्लांट है तो उसमें जो लेयर हो जाएगी उसको बोल देंगे सेल वॉल बोल देंगे, कोशिका भित्ति बोल देंगे। और ये जो संरचना है गोल्गी बॉडी हो जाती है। इस तरीके की संरचना मतलब कि लाइसोसोम हो जाती है। ये जो पूरा का पूरा द्रव्य भरा है इसके अंदर इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो कोशिका का स्केलेटन जैसे ढांचा है ये जो है ये इसको बोलते हैं ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसमें दो तरीके का होता है। एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, और एक होता है जिसमें राइबोसोम होते हैं। तो जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम होते हैं उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे राइबोसोम की संरचना पाई जाती है। और ये जो झिल्ली प्लाज्मा मतलब कि कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके अंदर एक झिल्ली और पाई जाती है जो प्लांट सेल की विशेषता भी है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, सिर्फ एक ही सेल, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका की पूरी संरचना है। हमने जो अपनी प्रीवियस ईयर की प्रीवियस 4 क्लासेस हैं उसमें इन्हीं कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा, संरचना, कार्य सब कुछ समझ लिया है। अब बताओ कोशिका से कोई सवाल आता है तो आप हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भले हमको थोड़ा टाइम लगा लेकिन एक बार तो टाइम लगेगा। यही टाइम अगर नहीं लगता है तो पता है आप हमेशा परेशान होते रहते हैं, फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं लगती कभी। आपको 4 फैक्ट के लिए इधर दौड़ना पड़ेगा, 4 फैक्ट के लिए उधर दौड़ना पड़ेगा। जब एक बार तरीके से कर लोगे ना फिर आपको कहीं नहीं दौड़ना पड़ेगा। इसकी सबकी पीडीएफ देता हूं मैं, वो पीडीएफ को आप सामने रख के जितनी भी क्लास में करवा रहा उसको करो, नहीं समझ में आता दोबारा करो। और फिर बाद में एक लास्ट टाइम में क्या करना कि 2x में लगा के मतलब कि थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के वीडियो की उसको फिर करना। तो जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो, फैक्ट आपके सामने रहेंगे, कॉन्सेप्ट जो है बताते हुए सारा समझाते हुए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कोशिका के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। अब कोशिका जो होती है उत्पत्ति के आधार पर कितने तरीके की होती है, वो 2 तरीके की होती है। उत्पत्ति का मतलब है कि किस तरीके से उसका ओरिजिन है, तो उसके हिसाब से कोशिका को 2 भाग में बांटा जाता है। देखो एक जो पुरानी कोशिका होती हैं जो अविकसित कोशिका होती हैं, एक होती हैं जो विकसित हो जाती है। जैसे हमारी कोशिका क्या है, विकसित कोशिका है। जंतुओं की कोशिका क्या है, विकसित कोशिका है। अब बताओ जो बहुत छोटे सूक्ष्म स्तर के ये प्राइमरी स्तर के जीव है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी कोशिका बहुत डेवलप नहीं होती है और फिर भी यूनिसेलुलर होती है, एक सेल होती है और वो भी ढंग से डेवलप नहीं होती है। तो एक कैटेगरी वो हो गई। अब एक है जिनकी मतलब कि कोशिका डेवलप हो जाती है। तो 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। जो डेवलप नहीं होती हैं उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो डेवलप हो जाती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब इसके प्रो और यू से ही इनका मतलब समझ में आ जाता है। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रो केंद्रक मतलब केंद्रक के पहले की अवस्था। और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, यू का मतलब होता है साथ और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक के साथ की अवस्था। तो वो कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाएगा उनको हम यूकैरियोटिक बोल देते हैं। केंद्रक को ही इसमें जोर क्यों दिया गया कि केंद्रक ही हमारी बॉडी का या हमारी कोशिका का, अभी मैंने आपको बताया पूरे की पूरी कोशिका का गवर्निंग बॉडी होता है, रेगुलेटरी बॉडी होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है। जब सारा कुछ वही मतलब कि डिसाइड करेगा, कंट्रोल करेगा, तो उसी के हिसाब से जो चीज़ें कोशिका में डिसाइड होंगी। इसीलिए केंद्रक पे जोर दिया जाता है कि ये संरचना तो अगर होगी तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगी और ये संरचना नहीं होगी तो वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसको असीम केंद्री बोलते हैं हिंदी में, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसको ससीम केंद्री बोलते हैं। तो इतना मोटा मोटा प्रो और यू में अंतर समझ चुके हैं। अब देखो इसी के एक एक स्टेप में मैं सारा चीज आपको बताते चलता हूं कि क्या क्या अंतर होता है। देखो
जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये केंद्रक के विकसित होने से पहले की अवस्था इसमें होती है। तो इसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर ये मेम्ब्रेन जो कोशिका है और ये न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस जो होगा इनका, न्यूक्लियस होगा ही नहीं। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर के जो तरल पदार्थ होगा ये पूरा का पूरा ये बाहरी मतलब कि साइटोप्लाज्म था उससे मिला हुआ होगा, जब केंद्र की झिल्ली ही होगी नहीं तो ये सारा कुछ इसमें बिखरा हुआ होगा। और ये जो यूकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रक की जो झिल्ली है ना वो स्पष्ट होती है एकदम, और जिससे केंद्रक और जो साइटोप्लाज्म है इनका जो द्रव्य है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब कि उन दोनों के बीच में एक लेयर होगी जो दोनों को अलग करेगी। और यही जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये लेयर नहीं होते, दोनों मिक्स होते हैं तब उसको प्रोटोप्लाज्म बोल दिया जाता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो ये केंद्रक के साथ की अवस्था है, इसमें विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब देखो ये कोशिका है, क्या क्या चीजें नहीं होंगी उस प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा मान लो, तो इसमें केंद्रक नहीं होता। जो डीएनए तो पाया जाता है, क्योंकि डीएनए नहीं होगी तो जनरेशन ही नहीं आएगी। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनेगा कैसे? तो डीएनए आरएनए तो होना जरूरी है। तो नेकेड जो डीएनए होगा वो नेकेड डीएनए होगा, मतलब कि खुला हुए रूप में कोई सी तरीके से तो बंद नहीं होगा, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं पाया जाएगा। दिमाग में रखा, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, राइबोसोम भी होगा 70S टाइप का, प्लास्टिड अगर प्लांट की संरचना तो उसमें प्लास्टिड भी होंगे। होगा क्या कर नहीं, गोल्गी बॉडी नहीं होगी, जो मेन ऑर्गन है ना वो नहीं होंगे, ईपीआर नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम नहीं होगा, अदर जो मेम्ब्रेन होगी वो नहीं, माइटोसिस प्रक्रिया मतलब कि कोशिका का विभाजन नहीं होगा इनमें, क्योंकि कोशिका अगर विभाजित होती तो एक सेल से दूसरी सेल बनने लगती। तो इनमें बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इन सब की कोशिकाओं में जो है ये कोशिका विभाजन नहीं होता है। दिमाग में रखना। अभी ये किस तरीके की कोशिका है, तो ये कोशिका का नाम क्या क्या है कि कौन कौन सी कोशिका जो प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो बैक्टीरिया की कोशिका हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी कोशिका, पीपीएलओ जो माइक्रोप्लाज्मा मतलब माइक्रोबैक्टीरियम मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो उसकी कोशिका पीपीएलओ बोलते हैं उसको। तो ये सब कोशिकाएं किसकी हो जाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ये सरल प्रकार की होती हैं। और जितने भी एनिमल और प्लांट हैं उनकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है, मतलब कि ससीम केंद्रीय होती है, विकसित कोशिका होती है। अब देखो, जो अगर ये शुरुआती कोशिका है अविकसित है तो एक तरीके से सरल कोशिका होती हैं, और जो विकसित कोशिका है वो थोड़ा सा जटिल होती हैं। ये जो कोशिका यूकैरियोटिक है इनमें जो प्रोकैरियोटिक है इनमें जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्री मतलब कि जो गुणसूत्र है वो वृत्तीय तरीके का होता है, गोलीकार संरचना होती है। और ये जो इसमें क्या कहते हैं, जो यूकैरियोटिक है इसमें जो डीएनए होता है वो धागेनुमा हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो धागेनुमा संरचना में बदल जाता है, थोड़ा प्रौढ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो डीएनए की संरचना पाई जाती है वो लीनियर होती है। तो आपको ये देखना है, ठीक है, घनीभूत हो जाता है वो। न्यूक्लियोटाइड कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। मैंने वही बताया, न्यूक्लियोटाइड कंडीशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो अवस्था होती है वो पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने से न्यूक्लियस का जो लिक्विड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों मिक्स हो गए जिनको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो वो अवस्था किसमें पाई जाती है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और इनमें न्यूक्लियड जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें न्यूक्लियड कंडीशन नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म मतलब कि नहीं, मतलब प्रोटोप्लाज्म इनको नहीं कहते हैं, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, क्योंकि बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे दोनों जो लेयर है मतलब कि जो प्लाज्म है जो द्रव है वो अलग होते हैं, और उसमें स्पष्ट तरीके का केंद्रक पाया जाता है। दिमाग में इतना रखना है। देखो, अब राइबोसोम मैं बता चुका हूँ सब कुछ आपको। तो इसमें राइबोसोम जो है 870S टाइप का पाया जाता है, और इसमें जाइबोसोम जो है जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80S टाइप का पाया जाता है। इसमें जो सांस लेने के लिए जो यूनिट होती है उसको मीसोसोम कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सांस लेने के लिए जो यूनिट होती है या श्वसन जहाँ पे होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी जो ये जो संरचनाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक, वो केवल एक गुणसूत्री होती हैं, केवल एक कोशिकीय होती हैं, आकार इनका छोटा होता है, और ये मल्टी सेलुलर होती है, बहुकोशिकीय होती हैं, और इनका आकार जो है अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक सेल में पर्णहरित मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगर कोई भी जो जीव है जैसे बैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उनमें जो किस वजह से प्रकाश संश्लेषण करेंगे, पर्णहरित पाया जाएगा, तो वो होता है वो मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म है सारे
जो ऑर्गन है वो है और जिसकी वजह से उसमें पाया जाता हो। तो ऐसा नहीं है, वो कोशिका में यूं ही मतलब कि टहलता रहता है, उस तरीके से आप देखो जो साइटोप्लाज्म है उसी में पाया जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया जीवाणु में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में जो होते हैं प्लाज्मिड पाया जाता है। और ये क्या है, एक बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ है। जैसे जो मनुष्य होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया में जो मतलब कि आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसका यूज क्या, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उससे नहीं जुड़ी है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में संवाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। एंटीबॉडी रेजिस्टेंस में अगर जैसे एंटीबॉडी बनानी है तो वहाँ पे इस प्लाज्मिड का यूज करते हैं। और इस आनुवंशिक पदार्थ के परिवर्तन के द्वारा जीवाणु दवाओं के प्रतिरोधी हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है अब इसी मतलब कि प्लाज्मिड के कारण, ठीक है, ये दिमाग में रखना। मलेरिया जो है एक तरीके का प्रोटोजोआ है, मच्छर से पैदा होता है। तो ये आप मलेरिया जो होता है तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ रोग है, प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है। पौधे में फंगी आते हैं, जीवाणु आते हैं। क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, सेंट्रोसोम लाइसोसोम ये सब मतलब नहीं होता है, वैक्यूल्स में होते हैं पौधे में। तो ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस दिमाग में रखो, एक्स्ट्रा थी उसको मैंने लिख दी जिससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। अच्छा हाँ, देखो एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्लास करवा रहा मैं, ये कोशिका का चैप्टर आज पूरा होगा जैसे। अब कोशिका से जितने भी सवाल मैक्सिमम हो सकते हैं ना मैंने दे दिए। अगर मैं पढ़ता हूँ, अब जैसे मैं ये सब तो मैं भी पढ़ता हूँ, और अगर जैसे मैं कुछ और भी पढ़ता हूँ उसमें से जो फैक्ट आएंगे ना वो मैं कलेक्ट करता जाऊँगा, जो प्रीवियस ईयर के सब जगह के सवाल है, और उनकी भी लिस्ट बना के आपको दे दूंगा जिससे आपको भटकने की फिर ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा उद्देश्य इस चैनल पे ऐसा है ना कि कुछ कुछ भी हो सब कुछ यहीं आपको मिल जाए, कहीं भी आपको दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो ना। तो जो भी इन कोशिका से जुड़े हुए अन्य सवाल हैं जो यहाँ पे नहीं होंगे उनको मैं ढूंढ के और किताबों से अरेंज करके, नोट से अरेंज करके उसको भी डाल दूंगा जो यहाँ नहीं होंगे। पहले तो 99% यही है। आप अपने जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं उनको लगाओ, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। अब चलो, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर समझ लिया। अब जो मैंने इसमें आपको ये बताया कि जितने भी जो क्या कहते हैं प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं सबकी सेल यूकैरियोटिक होती है, विकसित कोशिका होती है, ठीक है। अब इनमें भी तो अंतर समझना चाहिए कि प्लांट सेल, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई जो पौधों की सेल है और हमारी सेल एक ही जैसे हैं क्या, तो उनमें वो इस तरीके से क्यों है, हम इस तरीके से क्यों हैं, उनमें मूवमेंट क्यों नहीं, हमारे जो हम में या जीव जंतुओं में मूवमेंट क्यों है। तो कुछ तो अंतर होगा, तो वही अंतर भी हम समझ लेंगे तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हम समझेंगे यूकैरियोटिक जो हमारी सेल हैं उनमें दो तरीके की सेल है, एक जंतु कोशिका की सेल है, एक पादप कोशिका की सेल है। तो पादप कोशिका है मतलब एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इन दोनों का अंतर समझ लो। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक तो मैंने आपको 50 बार बता दिया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो सेलुलोज से बनी होती है कोशिका की भित्ति की, जो सेल की जो कोशिका है उसकी रक्षा करती है। दिमाग में ये रखना, ठीक है। तो अब देखो, अब बताओ आपको, जब एक ये कोशिका भित्ति है, ये जो मतलब कि मैंने आपको बताया जो प्लांट सेल है, अब ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर उसको प्रदान कर रही है, ये जो सेल वॉल एक तो निर्जीव है, और जब निर्जीव है, निर्जीव भी है ये जो क्या कहते हैं सेल वॉल, निर्जीव होने की वजह से थोड़ा टाइट है, और टाइट होने से तो कड़ी हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये जो पादप कोशिका को बहुत ही एक शेप प्रदान कर देती है। देखो चौकोर टाइप का, वर्गाकार टाइप का शेप प्रदान कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि जो सेल वॉल है इसको ये रेगुलर शेप प्रदान करती है, मतलब कि एक नियमित आकार प्रदान करती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और जो जंतु कोशिका है देखो ये गोल गोल टाइप की है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर है नहीं, बस एक लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दोनों में है वो पाई जाती है, उसको बोल देते हैं। और इस वजह से जो जंतु कोशिका है इसका जो शेप होता है अनियंत्रित होता है, आकार इसका टेढ़ा मेढ़ा होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लेयर भगवान ने इनको जो है, भगवान ने या प्रकृति ने जो अभी आप समझते हो, उन्होंने क्यों बना के दी प्लांट सेल को, वो इसलिए बना के दी कि भाई हम जो हमारे में या जंतुओं में लोकोमेशन हो सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन प्लांट क्या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, अब मान लो कि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, बारिश हो गई, इस तरह की कंडीशन है, तो उसमें ये जो सेल हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, पेड़ पौधे हैं। तो उसी के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो इनको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाती है, जो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो उनको कठोर भी रखती है, कड़ी संरचना भी देती है, और इनको जो है
मतलब कि इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से, जो मतलब विपरीत परिस्थितियां क्लाइमेटिक हो जाती हैं, उनसे ये बचाती है, इसलिए इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, ये समझो। और हम लोग क्या है, एनिमल हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं तो उसकी स्किन पे मछली जो होती है उनके स्केल्स होता है, ठंडी जगह रहते हैं तो उसके फर होता है, मानव कपड़ा पहन लेता है, इसलिए इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, क्योंकि ये अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन समझ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, सेंट्रोसोम संरचना पाई जाती है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, पोलर कैप पाया जाता है, ये सब रिक्तियां पाई जाती है। अभी बताता हूँ क्या होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वे जंतु कोशिका की, वो फॉस्फोलिपिड से मतलब प्रोटीन और फैट दोनों से बनी होती है, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो क्या कहते हैं जंतु कोशिका में, वो देखो सेंटर में, आपको खुद देख के लग रहा है कि सेंटर में है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं, एक तो ये वैक्यूल्स इनमें पहली बात तो नहीं होते हैं, और वैक्यूल्स होंगे भी तो वो इतने छोटे छोटे वैक्यूल्स जिनमें पानी जैसी संरचना छोटे छोटे, मतलब गुब्बारे जैसी संरचना छोटी छोटी, तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका प्रेशर उतना नहीं बन पाता, जिससे केंद्र जो है वो केंद्र में ही रहता है, बीच बीच में रहता है। और जबकि जो पानी, ये पौधे वाली कोशिकाएं हैं, इनमें जो वो होता है पोलर, मतलब कि वैक्यूल्स होते हैं, जो धानियाँ होती हैं, रिक्तियाँ होती हैं, ये जो रिक्तियाँ होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और इन बड़ी बड़ी रिक्तियों की वजह से इनके जो न्यूक्लियस है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो जो है कोशिका के साइड में शिफ्ट होता रहता है, तो कोशिका के किनारे पाया जाता है। तो ये दिमाग में रखना, ये क्यों होता है, ये वैक्यूल्स के प्रेशर की वजह से होता है, दिमाग में ये रखना। और देखो, अच्छा कोशिका जो होती है उसका विभाजन होता है, तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम नामक संरचना पाई जाती है, जिसकी खोज टी बोबरी ने की, इसी के द्वारा जो है कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम की सारी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे जो है विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन भी हमारा चैप्टर है, जो हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसी में कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में रखना है कि सेंट्रोसोम जो यूनिट है उसकी सहायता से जो प्लांट सेल है उनमें, जो एनिमल सेल है उनमें कोशिका विभाजन होता है, और सेम तरीके की संरचना प्लांट सेल में पाई जाती है, जिसको हम पोलर कैप कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है, जिनको ध्रुवीय टोपी के कहते हैं, इनके द्वारा ही प्लांट सेल में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका निरंतर बढ़ती हैं, ठीक है। तो और इनमें सेंट्रोसोम नामक संरचना नहीं पाई जाती है। एक फैक्ट ये है कि आप दिमाग में रखो, कभी सेंट्रोसोम को सेंट्रोमियर समझने लगो, दोनों एक ही जैसे संरचना नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना है। जो सेंट्रोमियर नाम पाया जाता है वो गुणसूत्रों के लिए आता है, गुणसूत्र को ये बांधे रखता है। देखो जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे वो उनकी संरचना कुछ ऐसी टाइप की होती है, तो उनके बीच में जो उनको बांधने का काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो आपको ये सेंट्रोमियर जो है वो अलग चीज़ है, और सेंट्रोसोम अलग चीज़ है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो जो मतलब कि एनिमल सेल है उनमें गोल्गी बॉडी पाया जाता है। गोल्गी बॉडी का क्या काम है, गोल्गी निकाय का क्या काम है, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये प्रेजेंट रहता है, और ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और जो मतलब कि प्लांट सेल होती है इनमें गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, इसी का छोटा सा रूप होता है, जो क्या कहते हैं, ये गोल्गी बॉडी का छोटा सा रूप होता है, जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं, और ये छोटी छोटी यूनिट्स में प्लांट सेल में पाया जाता है। मतलब कि हाँ, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में वही काम गोल्गी बॉडी करती है, तो आपको याद रखना है। प्लास्टिक प्लास्टिक जो हमने पढ़ लिया, वो एनिमल सेल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, अभी अभी तो हमने पढ़ा पिछली क्लास में। और जो प्लास्टिक जो लवक हैं वो जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो देखो हमने सारा कुछ जो है ये सेल के बारे में सब कुछ, एक एक चीज हमने सब कुछ कवर कर लिया है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। उसके बाद हमने जो उसके पहले जो पढ़ा, क्या कहते हैं कि उसके पहले हमने क्या पढ़ा, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, और फिर हमने जो पढ़ा मतलब केंद्रिका और केंद्रक। तो देखो ये यहाँ तक में हमारा जो है, जो कोशिका वाला चैप्टर है ना, पूरा कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो इसकी आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी 9667305679। इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी, और सारी क्लासेस आप तरीके से देख सकते हैं। और ये सारी क्लासेस आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे आप ये सारी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आप अपने रखना, और पीडीएफ ले लेना, सामने रख के सुन लेना, बायोलॉजी एकदम याद हो जाएगी। अब देखो बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ गया, 1799 करीब इतनी वैकेंसी है, और बिहार दरोगा के लिए ये जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो एईडीओ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो बीपीएससी 72 आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 50 जगह आपको हर एग्जाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा,
मतलब कि ये यहाँ से अगर आप जीएस कवर करते हैं, नहीं तो आप सब लोग अलग-अलग करके पढ़ाते रहते हैं, 4 फैक्ट इधर से 4 फैक्ट उधर से, तो आपका जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। मान लो मेरी बात, उसके लिए कभी वो फैक्ट आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, फिर आप तड़पड़ाते हुए इधर-उधर से भटकोगे। अब बिहार में जो दरोगा का एग्ज़ाम है, उसमें कितना ज़्यादा पूरा का पूरा तो जीएस है। बाकी तो क्वालीफाइंग है, तो उसके लिए थोड़ा-सा मैथ रीज़निंग है। तो उसके लिए आपको यहीं से तैयारी सारी आपकी हो जाएगी, घबराओ नहीं, जल्दी-जल्दी करवा रहा, सारा कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा, इधर-उधर भटको मत। एक बार संपूर्ण तरीके से तैयारी करो, नहीं तो कह तो रहा कि कुछ लोग इधर की मैराथन, उधर का मैराथन, इधर की टेस्ट सीरीज़, उधर की टेस्ट सीरीज़ चक्कर में पूरा टाइम गँवा देंगे, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सवाल उनसे हल नहीं होने वाला, ठीक है? चलो, आज का हमारा वीडियो ये कंप्लीट होता है और हमने कोशिका को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।